हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। एक बार देख लीजिए कि अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। पहले हमने कहा है कि हम पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जो कुछ नया हमें यहाँ पर पढ़ना है, देखो कुछ तो हमने 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कुछ नया भी हमें यहाँ पर पढ़ना है, तो वो सभी पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंप्लीट करेंगे, फिर हम एफ ब्लॉक की तरफ शिफ्ट होंगे। चलिए, तो डी ब्लॉक देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को अभी तक हम कवर कर चुके हैं। चलिए, तो लास्ट हम बात कर रहे थे एटॉमिक रेडियाई के बारे में। एक बार आप इसे देखिए। चलिए, तो यहाँ पर हमने बात की थी कि जब हम 3D से 4D जाते हैं, चलिए इसको लिख लेते हैं सिंपली टॉप टू बॉटम में। ऑन मूविंग फ्रॉम कहां से कहां, 3D टू 4D। जब हम 3D से 4D की तरफ मूव करते हैं, द एटॉमिक साइज तो एटॉमिक साइज क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस। ठीक, वही बात करें ऑन मूविंग फ्रॉम 4D टू 5D। 4D से 5D की तरफ जब हम मूव करते हैं तब क्या होता है, द एटॉमिक साइज। अच्छा, यहाँ पर हम एक मेंशन कर लेते हैं, एक्सेप्ट लेंथेनम। लेंथेनम की बात हो रही ना, तो लेंथेनम को छोड़ के द एटॉमिक साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, remains almost constant due to poor screening of F इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि F के इलेक्ट्रॉन्स की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जब हम 4D टू 5D मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट होता है। और हमने एक बात और कही कि यहाँ पर बच्चों दो फैक्टर वर्क करते हैं। दो फैक्टर कौन से, एक तो देखो जब हम 3D से 4D आते हैं, जब हम 4D से 5D आते हैं, तो यहाँ पर दो फैक्टर काम करते हैं। दो फैक्टर यानी कि देखो, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, यानी कि शेल्स के नंबर बढ़ते हैं, जिस वजह से साइज बढ़ना चाहिए। लेकिन बच्चों यहाँ पर Z इफेक्टिव ऑल्सो इंक्रीजेस। अब Z इफेक्ट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिससे साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब देखो इससे क्या होता है, इससे होना चाहिए साइज इंक्रीजेस होना चाहिए, और Z इफेक्टिव के बढ़ने से साइज जो है डिक्रीजेस होना चाहिए। यानी कि एक से साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एक से साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो दो इफेक्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस वजह से साइज क्या होता है, लगभग रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि ऑलमोस्ट जो है साइज क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, अगर हम कहें थोड़ा सा साइज ज्यादा है तो बच्चों वो 5D वालों का थोड़ा सा साइज ज्यादा होता है 4D वालों से, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अगर एक 180 पिकोमीटर है बच्चों, तो एक 181 पिकोमीटर होगा या 182 पिकोमीटर होगा, इससे ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, चलिए, क्लियर है, इतना क्लियर है। एक बार आप इसे देख लीजिए बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर होता है हमारा एटॉमिक रेडियाई कंप्लीट। तो हमने पढ़ लिया कि टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं, यानी कि एलिमेंट्स में पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं,
तो डी ब्लॉक में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं या लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई में क्या चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, इन तीनों सवालों के जवाब हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लिए। तो अब यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों तो शॉर्ट में हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ये भी कह सकते हैं शॉर्ट में, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी से आप क्या समझते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? वो मिनिमम एनर्जी जो हम किसी आइसोलेटेड न्यूट्रल या आइसोलेटेड गैसियस एटम या आयन को देते हैं, क्यों? उसमें जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए, ताकि कैसा बन जाए, एक पॉजिटिव आयन बन जाए। ठीक, तो वो जो एनर्जी हम देते हैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, जो एनर्जी चाहिए उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। सिंपल भाषा में आप ये समझ सकते हैं। चलिए तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन है द मिनिमम एनर्जी required to remove a loosely bound electron from a neutral isolated gaseous atom or ion to form a positive ion। यानी कि वो न्यूनतम एनर्जी जो हम देते हैं, जो हमें चाहिए एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, यानी कि निकालने के लिए, कहां से? न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। आपको ध्यान रखना है कैसा होना चाहिए, गैसियस एटम होना चाहिए या आयन होना चाहिए, टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। क्या बनाता है? एक पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जैसे कि चलिए एग्जांपल देखते हैं। चलिए तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने कहा कि सोडियम है, ठीक है, गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। इसको हम एनर्जी देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 1, E1 या आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं, देते हैं। तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो इसमें आएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो ये हो गई आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन 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 अगर हम कहें हमारे पास है सोडियम और ये है सॉलिड फॉर्म में, अब यहाँ पर ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है E1 मान लेते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी 1, इससे बन रहा है Na पॉजिटिव गैसेस। तो क्या ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ये जो E1 हम इसको दे रहे हैं, क्या ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है? अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हमें यही दिख रहा है, देखो ये गैसियस है और ये सॉलिड है, ये गैसियस है और ये सॉलिड है। ठीक, तो हमने तो यहाँ पर कहा कि आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। यही तो हमने यहाँ पर बात की थी कि क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड गैसियस एटम ये होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गैसियस एटम ये होना चाहिए। लेकिन ये तो गैसियस फॉर्म में है ही नहीं, तो क्या करेंगे? गैसियस फॉर्म में लाएंगे इसको। क्या करेंगे? कैसे लाते हैं गैसियस फॉर्म में? क्या देते हैं बच्चों इसको? सब्लिमेशन। हम जानते हैं क्लास 8, 9, 10 में हमने पढ़ा है सॉलिड को गैस बनाने के लिए क्या क्या स्टेट? सब्लिमेशन। कौन सी एनर्जी? सब्लिमेशन एनर्जी। तो ये हो गए बच्चों सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक, अब ये गैसियस बना। अब इस गैसियस से कैसा बन गया? ये
अब जो एनर्जी, अब हमारा क्या बन गया, ये सोडियम आयन बन गया, ठीक है, गैसियस वाला। अब ये जो एनर्जी है यहाँ पर, ये जो IE1 है बच्चों, ये है क्या, ये है आयोनाइजेशन। SATION कहें या ZATION कहें, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी E1 प्लस सब्लिमेशन एनर्जी SE। ये क्या कह रहे हैं हम, सब्लिमेशन एनर्जी को शॉर्ट में SE, सब्लिमेशन एनर्जी मिलकर के क्या बना रहे हैं, यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी हमने दी। सिंपल सी बात है। तो किसमें क्या हमें ध्यान रखना है कि न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम या आयन क्या बनाता है, एक पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, ये रहा, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में समझ में आया कि क्या करती है आयनाइजेशन एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, निकालती है, किससे, कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम या आयन से, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर हम इस Na पॉजिटिव से दोबारा एक और इलेक्ट्रॉन निकालें तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, फिर उससे दोबारा इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर वो हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। जैसे हम कहें कि हमारे पास यहाँ पर है ये कुछ M, ठीक है, तो इसको हम देते हैं बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी 1 और ये बन जाता है M पॉजिटिव। इस M पॉजिटिव को देते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी 2, तो ये बन जाता है M2 पॉजिटिव। अगेन इसको हम देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 3, तो ये बन जाता है M3 पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ये आगे आगे चलता रह सकता है, ठीक है। तो कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी 3 है, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी 3 है वो बच्चों सबसे हाईएस्ट होगी, फिर आयनाइजेशन एनर्जी 2 होगी, फिर आयनाइजेशन एनर्जी 1 होगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, चलो इसको समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। जो ऑर्डर हमने लगाया है ऐसा क्यों, आयनाइजेशन एनर्जी जो 1 है वो क्यों ज्यादा नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी 2 क्यों ज्यादा नहीं है, 3 ही क्यों ज्यादा है सबसे ज्यादा, फिर 2 फिर 1, ये ऑर्डर इस प्रकार से क्यों है, देखो इस प्रकार से इसीलिए है बच्चों। अगर हम M की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, सेम होंगे। लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर M पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। जैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी 1 दे करके इसका एक इलेक्ट्रॉन हम क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, तो अब यहाँ पर बच्चों प्रोटॉन की संख्या तो अभी भी उतनी है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, ठीक है। चलिए, अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया है तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स अभी इसमें बचे हुए उनको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और खींच के रखेगा, बिल्कुल खींच के रखेगा, ठीक। अब जब हम इससे एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो अब हमें पहले वाले से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि अब उसने बहुत ज्यादा टाइटली उन इलेक्ट्रॉन को बाउंड कर लिया है, टाइटली उन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, ठीक है। तो ये बन जाता है M पॉजिटिव। अब ये जो M पॉजिटिव है इससे जब हमने M2 पॉजिटिव बनाया तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी। अब ये जो M2 पॉजिटिव है, अब यहाँ पर भी प्रोटॉन की संख्या तो बराबर है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या और कम हो चुकी है, यानी कि अब जो है न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसने इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा टाइटली पकड़ लिया है। जब उसने इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा टाइटली पकड़ लिया है या और ज्यादा अपने पास क्या कर लिया है, अट्रैक्ट करके रख लिया है, तो अब हम जो आयनाइजेशन एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो हमें और ज्यादा क्या देनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो तब जाकर के इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और M3+ बनेगा। अच्छा, M3+ में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हम आयनाइजेशन एनर्जी 4 देंगे वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि अब देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या और कम हो चुकी है, प्रोटॉन सेम, प्रोटॉन का और ज्यादा चार्ज लगेगा, है ना, और ज्यादा वो अट्रैक्ट करेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और ज्यादा टाइटली पकड़ के रखेंगे, जिससे कि हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं कि प्रोटॉन की संख्या क्या रहती है, हमेशा प्रोटॉन की संख्या तो सेम रहेगी लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती रहेगी बच्चों, डिक्रीज होती रहेगी, कम होती रहेगी, जिस वजह से
जो प्रोटॉन्स है उनका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम कहते हैं जेड इफेक्टिव वो ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स कम है, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा और टाइटली बाउंड करके रखेगा, ठीक है, लूजली नहीं, टाइटली बाउंड करके, ठीक है। अच्छा, इससे एक और चीज हमें दिखती है, साइज, साइज का भी पता चलता है, ठीक है। तो साइज में क्या, कि जो M वाला है इसका साइज सबसे बड़ा होगा, इसका M पॉजिटिव का साइज इससे थोड़ा कम होगा, M2 पॉजिटिव का थोड़ा और कम होगा, M3 पॉजिटिव का सबसे कम साइज होगा। क्यों? सेम रीजन है, जेड इफेक्टिव, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रही है, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रही है तो वो क्या करेगा बच्चों, अपने पास इलेक्ट्रॉन को और अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने से क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन वहां पर होगा, ठीक है, साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज हमें समझ में आती है कि आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा हो साइज उतना कम होगा, ठीक। चलो, इतनी बात समझ में आ गई है। अब एक और चीज, तो फिलहाल आपको इतना नोट कर लेना, फिलहाल आप इतना नोट कीजिए बच्चों। चलिए, अच्छा, एक और चीज की हमें यहाँ पर बात करनी है, वो है बहुत ही सिंपल सी चीज। चलिए देखो, सबसे पहली बात है, जब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है ना, बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, जैसे हमने कहा कि I3 की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी के बढ़ने से क्या होता है बच्चों, जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के। जेड इफेक्टिव यानी कि न्यूक्लियर चार्ज या एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम बोलते हैं। तो जेड इफेक्टिव भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, जैसे I3 से सॉरी IE1 से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है IE2 की, IE2 से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है IE3 की। जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो एक चीज हमने नोटिस की है कि जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है। अब जेड इफेक्टिव क्यों बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की वजह से, ठीक है। कैसे कि प्रोटॉन्स की संख्या तो सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या, उसका जो अट्रैक्शन का पावर है वो बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा अट्रैक्शन का पावर। तो अट्रैक्शन का पावर बढ़ने से यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा बच्चों, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। अब जेड इफेक्टिव के बढ़ने से हम जानते हैं ये साइज पर क्या करता है, ये साइज के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जब Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। या हम सिंपली कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जब बढ़ेगी तो साइज क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो धीरे धीरे जैसे कि हम देख भी पा रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ जब हम जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, साइज अपने आप ही कम होगा। इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, चलो देखो यहाँ पे इस तरीके से समझते हैं, ये हमारा है न्यूक्लियस जिसपे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हमारा है फर्स्ट शेल और ये हमारा है सेकंड शेल, मान लेते हैं। फर्स्ट शेल पर है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सेकंड शेल पे हमारे पास है 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हैं सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन होगा, ठीक है। और इस पॉजिटिव चार्ज का इन पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इस पॉजिटिव चार्ज का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन होगा, लेकिन जो अंदर के शेल वाले इलेक्ट्रॉन है और जो बाहर के शेल वाले इलेक्ट्रॉन है इनका आपस में क्या होगा बच्चों, रिपल्शन होगा, जिस वजह से साइज थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम कर देते हैं, अब हमने क्या कर दिया, यहाँ से देखो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन को कम करने से क्या हुआ, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स है उसका चार्ज तो सेम ही है, वो तो फिर भी क्या करता रहेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता रहेगा। अब जो है यहाँ पर रिपल्शन नहीं हो पा रहा, ज्यादा रिपल्शन नहीं है तो अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ेगा,
बिल्कुल बढ़ेगा अट्रैक्शन का फोर्स। तो अब ये इसको अपनी तरफ और अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। जब जैसे ऐसा है अपनी तरफ ये इसको खींच रहा है तो क्या होगा, साइज क्या होगा, कम होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो साइज क्या होने लग जाएगा बच्चे, धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। वैसे ही अगर हम बाहर से और इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हमने और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए और अब यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन का देखो इसका इस पर क्या होगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, जिस वजह से साइज और ज्यादा कम हो जाएगा। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने से क्या हुई, हटा दिया इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है ना। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, जिस वजह से साइज कम होगा। अब दूसरी चीज हमने ये भी डिस्कस की थी कि जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों, देखो पहले तो ये जो प्रोटॉन है ये इन तीनों पर क्या लगा रहा था, फोर्स लगा रहा था, है ना, फोर्स लगा रहा था, ठीक है, मतलब अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था, ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया हमने, यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी देकर के एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है, यहाँ से रिमूव कर लिया है, ठीक है। चलिए, तो अब ये जो फोर्स इस पर लगा रहा था ये वाली अब लगेगी नहीं, अब ये बाकियों पर क्या करेगा, और ज्यादा फोर्स लगाएगा और टाइटली उनको पकड़ के रखेगा। तो अब हमें आयनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। जब हम इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, अब न्यूक्लियस जो है पूरा फोकस इस पर ही, इसको बहुत टाइटली बाउंड करके रखेगा, ठीक। फिर क्या होगा, फिर हमें और ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, कुछ थोड़ा बहुत बेसिक बातों। अब अगर हम बात करें बच्चों Cu, Ag और Au, इनको कहा जाता है बच्चों कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल्स यानी कि कॉइनेज मेटल्स यानी कि क्योंकि इनको एंशिएंट टाइम्स में कॉइन्स बनाने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इनके कॉइन्स बनाए जाते। क्यों बनाए जाते थे, क्योंकि बच्चों ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, इस वजह से इनके कॉइन्स बनाए जाते थे। अब आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो देखो यहां से यहां जाते हुए, यानी कि ये तो 3D है, ये 4D है और ये 5D है, हम जानते हैं, ठीक है। चलो, तो 3D से 4D जाते हुए साइज क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि अगर हम कॉपर Ag और Au की बात करें तो Ag यानी कि सिल्वर से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी कॉपर की, क्योंकि इसका साइज क्या है, छोटा है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब हम Ag से Au आते हैं तो साइज हमें पता है क्या होता है, ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमने एटॉमिक रेडियाई में पढ़ लिया। साइज अगर कांस्टेंट रहता है तो कैसे पता चलेगा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है। अब हमने बात की थी कि स्लाइटली Au का जो साइज है वो स्लाइटली बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर Z इफेक्टिव भी तो ज्यादा होता है, हमने ये भी तो बात की थी कि 5D वालों का जो Z इफेक्टिव है वो 4D वालों से ज्यादा होता है, जिस वजह से Au का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो Ag से ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका ऑर्डर। अगर हम इसको प्रॉपर ऑर्डर लिखें तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। तो मर्क्यूरी कैडमियम का भी हम लिख सकते हैं सेम ऐसे, जिंक, मर्क्यूरी और कैडमियम का भी ऐसे ही हम ऑर्डर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका होमवर्क है, वो आपको घर से करके आना है, उनका ऑर्डर आपको आयनाइजेशन एनर्जी का लिखना है, ठीक। उम्मीद करती हूँ आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में जो भी पॉइंट्स हमने आज पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।